हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। आज इंटरव्यू का पहला दिन है, तो चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका अनुभव रहा। सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या? मेरा नाम दीपांशु नामदेव है। मैंने अपने होम टाउन से स्कूलिंग की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। अभी मास्टर्स भी कर रहा हूँ। आज आपका इंटरव्यू का पहला दिन था और पहले दिन आपका इंटरव्यू लगा, तो आप इंटरव्यू के लिए एंटर किए, तो कैसा फीलिंग रहा आपका? ऑफकोर्स थोड़ा नर्वस तो होते ही है, डर भी लग रहा था कैसा होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मतलब इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट है, वैसे सेकंड अटेम्प्ट है। मीन्स पहला, इंटरव्यू पहला। तो थोड़ा नर्वस था, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था इस चीज़ का। पहले भी इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं ज़्यादा, बट एक बार जैसे ही आप उनके बोर्ड में घुसते हैं, कमरे में घुसते हैं, एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। वो बहुत कॉर्डियल हैं और बहुत अच्छे से आपको कंफर्ट कर देते हैं। तो आप प्रोसेस बता सकते हैं कि जैसे आप यहाँ 2 नंबर गेट से आप एंटर करते हैं, या तो अंदर क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ बताएंगे अंदर इंटरव्यू तक का पूरा। राइट। गेट नंबर तो मुझे नहीं पता। बाकी जैसे ही आप एंटर करते हैं तो पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको एक कमरे में बैठाया जाता है, जिसमें आपको एक कोड मिलता है, जिस कोड को लेकर, जो वो कोड ही आपकी आइडेंटिटी है एक्चुअली। आपका नाम और कुछ डिस्क्लोज नहीं होता है। तो वो कोड लेके जाएंगे आप, फिर आप बैठेंगे, फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद फिर आपका जैसे जैसे नंबर आता जाएगा, आप बोर्ड के जो बोर्ड के रूम है उसके बाहर कुर्सी में डाल के बैठते हैं। यहाँ पे बैठते हैं। कितने बोर्ड बने इस बार? पता नहीं, करीब 4 से 5 6 तो हैं ही मिनिमम। मैं गिन नहीं पाया हूँ। बोर्ड का नाम आप बता सकते हैं किसमें आपका इंटरव्यू? जी जी जी, मेरा बोर्ड AK वर्मा सर हैं, इनका बोर्ड था। मेंबर हैं यूपीपीएससी के। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जब आप एंटर किए? सबसे पहले तो यही पूछा उन्होंने कि अभी वेनेजुएला में जो हो रहा है, आप इससे अवेयर हैं? मैंने बोला जी सर। तो बताइए क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि यूएस में जो है किया है ये सारी चीज़ें। तो बोले अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसी से काउंटर क्वेश्चंस बनते गए कि क्या यूएस मल्टीलेटरिज्म को चैलेंज कर रहा है, क्या यूएन रेलेवेंट है, आप किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को आप खतरे में डाल दे रहे हो, और किसी को ऐसे अटैक कर ले रहे हो, अगवा कर ले रहे हो, किडनैप कर ले रहे हो, तो क्या सही है। इस चीज़ के बारे में बात हुई। इंडिया कैसे देखता है, चाइना का क्या रोल है, रशिया कैसे देख रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन से बात हो रही थी। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, सिचुएशन वगैरह कोई दी गई? कई सारे क्वेश्चन हैं। एक तो अलग अलग मेंबर ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे। एक ने एआई के बारे में पूछा काफ़ी डिटेल में कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे रिप्लेस कर सकता है, क्या ह्यूमन के लिए खतरा हो सकता है। इस पे थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, या आप क्या सोचते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इकोनॉमी की काफ़ी सारी चीज़ें पूछी कि आप इन्फ्लेशन से क्या समझते हो, इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इन्फ्लेशन अब जो है 6% हो गया है, ये 4% हो गया है, तो महंगाई तो कम नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन कैसे कम हो गया। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल वो चैलेंज करना चाहते थे, उसको मैंने डील किया। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिक जो इकोनॉमी के की टर्म्स हैं उनके बारे में। और इसके साथ में फिर एआई, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें पूछी। तो ये सब चीज़ें। आपकी बोर्ड में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। सभी सवाल कर रहे थे या फिर आपको लग रहा है कोई ऑब्जर्व करने के लिए बैठा था क्या? सारे सवाल कर रहे थे, सभी लोगों ने सवाल किए और अच्छे सवाल किए। बढ़िया। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा जिसका उत्तर आपको ना पता रहा हो, या फिर आपने सॉरी बोला? नहीं नहीं, मैं सारे आंसर दिया हूँ, और दे वर वेरी हैप्पी जब मैं जिस तरह से आंसर दे रहा था। अच्छे थे, बढ़िया सवाल थे। कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला? 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। मैंने काउंट तो नहीं किया, बाकी 15 से 20 मिनट चला है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मीडियम वगैरह क्या रहा आपका? इंग्लिश मीडियम रहा है, बाकी इंटरव्यू तो बाइलिंगुअल में होता है, तो उसमें मीडियम कोई इशू है नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे? नहीं नहीं, वो मीडियम पूछते ही नहीं है। वो ऐसा है जैसे आप जैसे घुसेंगे, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आप अगर मुझसे इंग्लिश में पूछेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में जवाब दूंगा, हिंदी में पूछेंगे तो मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा। वो जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है, वो प्ले करता है। आप दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, थोड़ा आप फिल्म्स का अनुभव बताएं कि क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए फिल्म्स के एग्जाम में। एग्जाम अगर देखा जाए दिसंबर में एग्जाम लगा है फिल्म्स का, काफ़ी लंबा समय है, तो थोड़ा उस हिसाब से बताएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स वो प्रीलिम्स नहीं है जो आप रट करके चले जाएँ और हो जाए। आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्टैंडर्ड जो जीएससी किताबें हैं उसको पढ़िए, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, सब जानते हैं, सबको पता है। बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ये फाउंडेशन क्रिएट करता है और आपकी मेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से काम तो चलने वाला है नहीं, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करिए, टेस्ट दीजिए, जितना हो सकता है उतना घटना चक्र की पीवाईक्यूज़ लगाइए। जब आप एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, सब्जेक्ट को अपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर आप घटना चक्र की पीवाईक्यूज़ लगाएंगे। जितने ज़्यादा बार आप घटना चक्र लगाओगे, रिवीजन करोगे, उतना से हेल्पफुल रहता है। और घटना चक्र का मतलब ये नहीं कि आप बस उसी से लगाए जा रहे हो, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको वो कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। इतनी मोटी मोटी किताबें होती है घटना चक्र की, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं A4 शीट्स में या जैसे भी, ताकि वो रिवाइज हो सके। जो आप भूल रहे हो वो नोट्स बनाने हैं।
ये चीज़ है। टेस्ट सीरीज का आप बताएं, टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगानी चाहिए, किस तरीके से उसका यूज करना चाहिए, अगर हम कहीं किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर मार्केट से ले आके खुद लगा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि वो एक सिमुलेट करता है एनवायरनमेंट को। एक टाइम पीरियड में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको, जैसे आपने पढ़ा, आपने जीएस पढ़ा, फिर उसके बाद आपने किसी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाया, तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट होता है ना, कि आपने पढ़ा था एक अलग नज़रिए से, जब आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको एक अलग डायमेंशंस पता लग रहा है कि नहीं, इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता था, मुझे उसको इस तरह से पढ़ना है। रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे लग रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे ये तो मैंने मेरे सोर्स में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने नोट कर लिया, नोट्स बना लिया, ये चीज़ है। ऐसे ऐसे करके, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा मोटा नोट्स बन जाएगा ऐसे। नहीं नहीं, समझिए, मतलब कंसोलिडेशन पे हमेशा फोकस करना। हमेशा याद रखिए, कभी भी उस चीज़ को मत पढ़िए जिसको आप 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते तो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कोई कुछ कितना भी बोले कि यार ये मटेरियल बहुत अच्छा है, ये किताब। आज के समय में क्या है कि लोग डिप्टी कलेक्टर बनने के चक्कर में मटेरियल कलेक्टर बन गए हैं। समझ रहे हैं ना, वो नहीं करना है। हमेशा हमेशा याद रखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो रिवाइज हो सकता है 4 से 5 बार, वो पढ़ना है। और अगर जैसे टेस्ट सीरीज का आपने बताया, जैसे आपने 150 क्वेश्चन है, उसमें से मान के चलिए आपके 70 क्वेश्चन सही हो गए, वो तो सॉर्टेड है, उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो गलत हुए, मान के चलो कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 80 क्वेश्चन गलत हो गए। 80 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लग रहा है कि नहीं ये पूछा जा सकता है, ये इक्विपमेंट में है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिनको ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, उसकी छोटे छोटे नोट्स बना ली, हार्डली आधा पेज जाता है, सॉर्टेड। थोड़ा मेंस के बारे में बताएं, आंसर राइटिंग वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हैं तभी से आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद तब फिर करना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग से तो नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डे 1 से हम आंसर लिखना शुरू कर दिए, बट प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग से कुछ होता नहीं है, आपको पहले ही करना है। मतलब ये है कि जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत में आपने आधा लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, जो एक यूनिट पढ़ लिया, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज देखे, इसमें ये पूछा जाता है, फिर उसको आपने लिखा। मतलब ये है कि पहले आपको पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसके आप एमसीक्यू लगाते हो, ठीक है, वो हम लगा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हाँ लगाना पड़ेगा। आंसर नहीं लिखते हैं, डर लगता है लिखने से, लगता है नहीं नहीं आंसर, अरे ठीक है लिखने का, लिख लेंगे। हाँ, तो वो लिखिए, बिना लिखने से नहीं होगा। आप बहुत गंदा लिखोगे, हर कोई गंदा लिखता है पहला आंसर, है ना, बट लिखना जरूरी है। लेकिन ये लगता है कि अगर कोई देख लेगा हमारी कॉपी तो फिर कैसा लगेगा। अरे अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। देखेंगे लिखेंगे तभी तो इम्प्रूव होगा। थोड़ा करंट अफेयर को लेके छात्र कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मूल मंत्र है, एग्जाम कभी भी करंट अफेयर से नहीं निकलता है। एग्जाम हमेशा हमेशा, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, स्टैटिक से निकलता है। अगर स्टैटिक को पकड़ है, मजबूत पकड़ है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। करंट को आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ निगलेक्ट करना है, करंट करना है, बट उसके पीछे लोग भागते हैं कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। मत करिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, वही चीज़ पढ़नी है। पहला मंत्रा ये है। दूसरा ये है कि स्टैटिक कवर करिए। करंट अफेयर्स के लिए जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 2-3 मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो आई दृष्टि हो, चाहे घटनासार हो, इनको पढ़ लीजिए लास्ट में एग्जाम के हाँ, लास्ट में पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आखिरी में कवर नहीं कर पाऊंगा या बर्डन हो जाएगा, तो मंथली पढ़ते रहिए। समसामयिक क्रॉनिकल आती है, दर्पण भी आती है, या मेंस के लिए विजन की पढ़ सकते हैं, दृष्टि की पढ़ सकते हो। तो मैगजीन करते रहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जो प्रीलिम्स में जो यूज़ होगा वो आखिरी में ही रिवीजन हो जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट वो सब कर रहे हैं इसलिए करना है। लास्ट में आपका कोई सजेशन रहेगा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, लगता है कि आपने फिल्म्स में ये गलतियां की थी पहले अटेम्प्ट में और दूसरे अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुंचे। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप, पहली चीज़, सबसे मूल जो चीज़ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, करिए, नहीं तो साल यूँ निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितना पढ़ें उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आप प्रैक्टिस करने करो, चाहे मेंस की बात हो चाहे प्रीलिम्स की बात हो। अगर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो समझ में ही नहीं आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। इट इज़ ऑल अबाउट, जैसे आप प्रीलिम्स में होते हैं ना, आपकी वो OMR दिखती है, आपका नहीं पता आप कौन है क्या है नहीं पता। ऐसे ही मेंस में आपकी आंसर शीट दिखती है, आपको नहीं जानते कितने नॉलेजेबल हो। तो अगर आप वो चीज़ उतार पा रहे हो जो आपको पता है, तो गेम हो गया, गेम हो गया, समझ रहे हो। तो उसको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, डर लगता है लोगों को आंसर लिखने में, मुझे भी लगता था, बट नहीं चलेगा उसके बिना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।